अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और मैं हूँ मुनीबास, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ करेंगे। और आज हम बच्चों की तरबियत में काम आने वाला एक अहम तरीन गुण है वो जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जनाब वो कैसे वालिदैन की मदद कर सकता है। तो हम सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं और ये बात बहुत सादा सी है, लेकिन इसके पीछे एक मुकम्मल तजुर्बा छुपा हुआ है और इसी पर हमारा आज का मौजू भी है। जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनका ये मानना है कि अगर वालिदैन बच्चों को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएं कि वो उनसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करते हैं तो मेरे ख्याल से किसी किस्म की सख्ती या उन्हें फिर नज़्म में रखने की मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे ख़ुद ब खुद फिर उस चीज़ को जानने लगते हैं कि क्या चीज़ उनके वालिदैन की खुशी का बाइस बनती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें परेशान कर सकती है। तो आज वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि जनाब वो बच्चों को आज़ादी दें या उनके ऊपर सख्ती करें, और अगर उन्होंने सख्ती करनी है तो उन्हें कितनी सख्ती करनी चाहिए। अगर आज़ादी देनी है अपने बच्चों को तो उन्हें कितनी आज़ादी देनी चाहिए। आजकल ये कन्फ्यूजन है, मगर इस सब की बहस ही ख़त्म हो जाती है अगर इस एक नसीहत पर अमल कर लिया जाए। हाँ, मगर इस बात का ज़रूर आप लोगों ने भी बल्कि हम सब ने ख्याल रखना है कि ना तो आप उनसे कुछ गरज़ रखें और ना ही उन्हें ये एहसास होने दें कि आपको उनसे कोई ना कोई गरज़ है, वगरना ना आपकी ना जितनी भी मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। फिर कोशिश करें कि उनकी रोक टोक सिर्फ तब करें जब उसके बग़ैर गुजारा ही मुमकिन ना हो। और वरना एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा आपकी बात का असर लेना ही बंद कर देता है जब आप उसको बार बार किसी चीज़ के बारे में टोकते हैं। और बेजा की जो रोक टोक होती है ना उसकी वजह से बच्चों के ऊपर कह लें कि आपकी बातों का असर ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में तो इसे समरी ये है जो मैंने सारी चीज़ें ऊपर बताई हैं। पहली ये कि उन्हें अपनी बेलौस मोहब्बत का यकीन दिलवाएं कि जनाब आप उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और दूसरी ये कि उनसे ना कोई मादी गरज रखें और ना ही उन्हें ये एहसास होने दें कि आपको उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा है या कुछ ना कुछ चाहिए है, कोई भी गरज है। और फिर ये कि उन्हें असूलों पर चलाने के लिए सख्ती कम करें ताकि उनके अंदर ये एहसास पैदा हो सके। याद रखें कि अगर ये एहसास एक बार उनके अंदर जाग गया ना तो ये सारी ज़िंदगी काम आएगा। तो जनाब ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और आज के सेगमेंट पर बात कर लेते हैं। तो जनाब अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ना तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने और बीमारी को किसी भी तरह की बीमारियों को मात देने के काबिल हो जाते हैं। अब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है और आजकल इसकी जो रेशो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस बीमारी की वक्त पर अगर तशख़ीस कर ली जाए ना और इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना इसका जो नुकसान है आपके गुर्दों पर और आपकी आँखों पर भी हो सकता है। मज़ीद नुकसान से बचने के लिए क्या है कि आपने एहतियात और इलाज जो है ना उसको बेहतर करना है। हम अपनी रोज़मर्रा की आदत और मुतवाज़न ग़िज़ा की मदद से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मसला ये आता है कि कौन से फल है जो शुगर के मरीज़ की ज़िंदगी को मुश्किलात से निकालने में मददगार साबित होते हैं और मजमूई सेहत पर क्या असर हो सकता है। और इसके साथ साथ इस सेगमेंट में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे फल हैं जो कि शुगर के मरीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए हैं। और कभी कभी दिल करता है कि हम लोग ऐसे फ्रूट्स खा लें, ऐसी चीज़ें खा लें, लेकिन उसकी वजह से आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ सकते हैं, इस पर भी बात करनी है। हमने हमारे साथ हमाला खान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमाला आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच मनीबा। हमाला शुगर के मरीज़ों के हवाले से हमने बात करनी है कि उनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये मर्ज़ ऐसा है कि जब तक आप इसकी तशख़ीस नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपको पता नहीं चलता है कि कब आपको शुगर हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने खानी है, कौन कौन सी नई चीज़ें खानी है, आज हमने उन्हें इन डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बताइए कि शुगर के मरीज़ क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं।
बिल्कुल मुनीबा, जैसे आपने बात की कि शुगर डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अब पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज़ जो है वो नंबर 1 पर आ चुका है। पहले नंबर 3 पर था, लेकिन अब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ नंबर 1 पर आ चुका है। और इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं है, डाइटरी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हमारी हैबिट्स कुछ इस तरह की हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा वेट गेन होता है। जब वज़न बढ़ जाता है, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली बॉडी जो है वो आपकी उस तरह से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आप शुगर या इस तरह के मज़ीद अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली इसी वजह से हैं कि आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करें। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको आप अगर अच्छी ग़िज़ा के थ्रू ट्रीट करना चाहें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अगर आप अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल या मॉडिफिकेशंस कर लें तो आप इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे आपने बात की कि शुगर के मरीज़ क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, देखिए मुनीबा, हम लोग किसी भी पेशेंट को जब वो हमारे पास इन क्लिनिक आता है, इन पेशेंट आता है, तो हम उसको ये नहीं कहते कि आपने किसी भी चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो तक ले आना है और वो ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। एक शुगर के मरीज़ को उसके ब्लड शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि उसकी फास्टिंग में कितनी शुगर आ रही है, उसकी रैंडम में कितनी शुगर आ रही है, उसका HbA1c कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका एक मील प्लान सेट करते हैं। लेकिन अगर मैं एक रेगुलर आम मील प्लान की बात करूं, जनरल मील प्लान की बात करूं जो हर शुगर का मरीज़ यूज़ कर सकता है, उसमें अपने ब्लड शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर एडजस्ट कर लें, तो कार्ब्स में यानी कि पाकिस्तान में रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसे ये तो हमारा स्टेपल फूड है ना कि ये हमने खाना ही खाना है, इसके अलावा हमें लगता है कि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी अगर ये नहीं हमें मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें रात के टाइम और दिन के टाइम चावल ज़रूर बन रहे होते हैं, एक टाइम पे चावल ज़रूर बनते हैं, रोटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डाइटरी लाइफस्टाइल इस तरह से सेट है कि वो सुबह रोटियां खा लेते हैं 2 और शाम को 2 खा लेते हैं। वो दे आर लाइक हम तो पूरा दिन कुछ खाते ही नहीं है एंड ऑल, तो वो भी अल्टीमेटली इन चीज़ों का शिकार हो रहे होते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें, जिसमें वाइट राइस आ जाते हैं, बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर स्टार्च का लेवल ज़्यादा होता है जो अल्टीमेटली आपकी शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, कोशिश करें सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद मैदे का इस्तेमाल ना करें, ऐसी आटों का इस्तेमाल करें जो छान का आटा हो, जिसके अंदर फाइबर का कॉन्टेंट ज़्यादा, गंदम का आटा इस्तेमाल करें। बिल्कुल, उसमें से भी बहुत सारे लोग छान को रिमूव करवा लेते हैं, वो ना करवाएं, आप उसके साथ आटे का इस्तेमाल करें। जौ के दलिए का इस्तेमाल जरूर करें। जौ को किसी ना किसी फॉर्म में वीक में 1 से 2 दफ़ा जरूर इस्तेमाल करें, वो आपके बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, साथ साथ बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं भी पसंद तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा उसे किसी ना किसी फॉर्म में जरूर कंज्यूम करें। तो ये हम बात कर रहे हैं स्टेपल फूड्स की, जिसमें हमारे कार्ब्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर राइस यूज करने हैं तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, इसमें स्टार्च का कंटेंट जो है वो कम होता है। ब्राउन राइस बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता उसका टेस्ट। एग्जैक्टली, तो क्या करें फिर अगर हमने स्पाइसेस की कंसंट्रेशन को थोड़ा कम ज्यादा करके देख लें। वैसे तो राइस या जो भी चीजें, ऑब्वियसली हम लोग वही बात कि हम इसको 0 पर नहीं ला सकते, लेकिन अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग आप किसी ग्रेवी के साथ यूज कर रहे हैं, किसी सब्जी के साथ यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं, इस तरह की चीजें बना रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने रोटी की बात कर ली और इस तरह की चीज़ों, जैसे आपने फलों की बात की। फल जो है वो मुनीबा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, उसके अंदर हमारे पास इतने मल्टी विटामिन्स, इतने मिनरल्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग बिल्कुल कट डाउन नहीं कर सकते, और पेशेंट्स के लिए तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप बिल्कुल 0 पे नहीं लेके जाते हैं, किसी भी मरीज़ के अगर बारे में बात कर दी जाए तो हमने तो यही सुना है कि अगर आपको शुगर हो जाती है तो आपने जी हाई ग्लाइसेमिक वाले इंडेक्स वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंगो, बनाना, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने नहीं खानी है, बल्कि आप समझें कि आपने उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना है कि उनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आप कह रही हैं कि हम 0 तक नहीं लेकर जाते हैं? बिल्कुल ऐसे। पहले हमने इसमें ये समझना है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वाले होते कौन से। अच्छा। ऐसे फल जो जिनमें शुगर बढ़ाने की कुव्वत ज्यादा होती है, ठीक है, जो आपकी शुगर जल्दी रेस कर सकते हैं, आम जुबान में हम बात की जाए। लेकिन एक शुगर का पेशेंट अगर आप उसको कह रही हैं कि मैंगोज नहीं कंज्यूम करने, सो डू यू थिंक सो कि वो पूरे समर सीजन में मैंगो कंज्यूम नहीं कर रहा? हमारे पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं, मैंगो है, जिसमें वाटरमेलन है, जिसमें बनाना है, जिसमें डेट्स हैं, जिसमें
ये सारे फल जो मिठास में मीठे भी होते हैं और अल्टीमेटली ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी हाई होते हैं। अच्छा। तो आप कभी भी शुगर के पेशेंट को जिस भी चीज़ से मना करेंगे ना, वो साइकोलॉजिकली उसी चीज़ की तरफ जा रहा होगा। मैंगो जो है अपार्ट के वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा। अगर एक शुगर का मरीज एक वीक में 1/2 to 1 कप 1 से 2 दफ़ा मैंगो की कंजम्पशन कर रहे तो वो उसके लिए बुरा नहीं है। 1/2 कप की बात कर रही हूँ, 1 वीक में 1 वीक में 1 से 2 दफ़ा। अच्छा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि हम उनके ब्लड शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनकी चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसकी शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रही है, तो फिर भी क्या उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने चाहिए? वो वीक में अगर 1 से 2 दफ़ा खा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगेन वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली अपने मॉलिज से मशवरा करके ही उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन बात वही है कि एक आम नॉर्मल जनरल जो पेशेंट है जिसकी शुगर अब कंट्रोल हो रही है, अपनी मेडिकेशंस ले रहे हैं, अपनी थेरेपी कर रहे हैं, अपनी डाइट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम 0 पे नहीं लाएंगे। उसको कहेंगे आप मैंगो भी यूज करें, आप वाटरमेलन भी यूज करें, आप बनाना भी यूज करें, आप डेट्स भी यूज करें, लेकिन अपने ब्लड शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली अपने मॉलेज के मशवरे से डॉक्टर से पूछ कर फिर करना है, खुद से नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो है जो नहीं खाने हैं जी, कहीं ना कहीं डॉक्टर से पूछ के, हाँ डॉक्टर से पूछ के खाने हैं, या जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। अब कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो वो लोग खा सकते हैं जो कि नॉर्मल हैं, जो उनकी सेहत पर जो है कोई नुकसान नहीं लेकर आएंगे? अच्छा मुनीब भाई, इसमें वो वाले फ्रूट शामिल हैं जो छिलके के साथ हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि एप्पल को हम छिलके के साथ खा सकते हैं, अमरूद को हम छिलके के साथ खा सकते हैं, नाशपाती को हम छिलके के साथ खा सकते हैं, आड़ू को हम छिलके के साथ खा सकते हैं, आजकल अंगूर भी आया हुआ है, अनार भी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। जैसे सर्दियों में ना वैसे ऐसे फ्रूट्स, जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे फ्रूट्स नहीं आते, थोड़े कम ही होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो। लेकिन गर्मियों में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाँ, तो सर्दियों में मरीजों के पास जरा ऑप्शन ज्यादा होते हैं कि वो अनार, सेब, इन सारी चीजों से, लेकिन गर्मियों में जो है उनके पास आम नहीं तो वाटरमेलन या इस तरह के फ्रूट्स जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये क्या वो लोग इसका फ्रेश जूस भी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? अच्छा ठीक है, फ्रेश जूस में देखें, अगर एक एप्पल है, आप एक एप्पल को मीडियम साइज एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसी एप्पल का आप जूस बनाएंगे तो वो 3 एप्पल्स का जूस बनाएंगे तो वो एक ग्लास बनेगा। ठीक है। तो वो जूस की कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली जब फ्रूट ब्लेंड होता है ना तो वो अपने फ्रुक्टोज और जो शुगर्स है वो जूस में छोड़ देता है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए फलों को फलों की शक्ल में इस्तेमाल करना जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम इट कि हम उनका जूस बनाकर इस्तेमाल करें। स्पेसिफिकली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, या वो मरीज जो वेट लूज कर रहे हैं साथ साथ, तो वो फलों को फलों की शक्ल में ही इस्तेमाल करें। मीडियम साइज फल जरूर इस्तेमाल करें। 11 से 12 बजे के करीब फल का टाइम होता है मिड डे का, उसमें यूज करें, या 4 से 5 बजे के करीब एक दिन में 2 टाइम आप फ्रूट की कंजम्पशन जरूर करें। मीडियम साइज फ्रूट जरूर यूज करें। ठीक है कि आप फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन वो वाले खाएं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जनाब आपकी मुलाकात और बात करानी है हमारे कुछ गेस्ट से। तो जनाब पाकिस्तान के 3 बासलाहियत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हवा से पानी कशीद करने वाली मशीन तैयार कर ली है। हशाम बिन तबस्सुम तालिब इल्म है, उनसे बात करते हैं, और पाकिस्तान के कुछ बासलाहियत तलबा के जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए हवा की नमी को पीने के महफूज पानी में तब्दील करने वाली मशीन तैयार की है, और इस मशीन को हाइड्रोजन का नाम दिया गया है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके शोबा इलेक्ट्रिकल के तलबा अली जान, हशाम बिन तबस्सुम और सैयदा आमना अली ने इसे तैयार किया, और इस मशीन के ज़रिए तैयार करदा पानी मार्केट में फ़रोख्त होने वाली जो मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं उसके पानी की कीमत के मुकाबले में 70% सस्ता और मयारी भी होगा। हाइड्रोजन नामी मशीन मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वजह से पानी की कमी के मसले से निमटने में मदद देगी हमें, और दूसरा ये कि हाइड्रोजन पानी की किल्लत वाले इलाकों में आलूदगी से पाक पानी जो पीने वाला पानी है वो फराहम करके पाकिस्तान में आलूदा पानी से फैलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उस पर भी काबू पाने में हमें मदद देगी। तो इस पर हमने बात करनी है, मज़ीद इस मशीन के बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करती है और ये किस तरह मार्केट में आ सकती है, और अगर ये मार्केट में आ जाती है तो इसका हमें फ़ायदा कैसे पहुंचेगा। तो इस पर हमने बात करनी है। हशाम हमारे साथ मौजूद है स्काइप पर, और आमना अली भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है, और ये दोनों वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मशीन तैयार की है। तो इन दोनों से बात करते हैं। आप दोनों को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हशाम और आमना, कैसे हैं आप दोनों?
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा हशाम और आमना, थोड़ा-सा एक तो आप लोगों ने लाउड बोलना है ताकि हमारी ऑडियंस को आप लोगों की आवाज़ जाए। और मुझे थोड़ा-सा बताइए अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस मशीन के बारे में जो आप लोगों ने तैयार की है। जी, बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली जो हमारी मशीन है, ये हमने आजकल की जो प्रॉब्लम चल रही है हुँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमने रिसर्च की, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ रहे थे कि इन फ्यूचर जो है हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में जो है बेसिकली पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। मतलब वाटर स्कार्सिटी ह्यूज लेवल पे इंक्रीज़ होने वाली है। हुँ, तो हमें ऐसा एक सॉल्यूशन चाहिए जिसमें हमें एक्सटर्नल सोर्सेज़ पे जो है हमें डिपेंड करना पड़े। मतलब हमें अपनी रिवर और जो हमारे सी है, इन पे हमें डिपेंड ना करना पड़े। हुँ, तो फिर इसको देखते हुए हमने जो है सॉल्यूशन हमने निकाला, हमने इंटरनेशनली हमने फाइंड किया, तो हमने देखा कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, जो कि इसको ऊपर बिल्कुल बेसिकली वर्क कर रहे हैं। हुँ, और वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो यूज़ किया जा रहा है मैक्सिमम उसमें। तो हुँ। हमने कहा कि हम क्यों ना इसको हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो हवा से पानी बनाए और विदाउट किसी चीज़ के एक्सटर्नल सोर्सेज़ की, जो उसकी ह्यूमिडिटी है उससे वाटर एक्सट्रैक्ट करें। इस मशीन के थ्रू क्या वाक़ई ऐसा है जो एसी से पानी निकलता है, हम उसको पी सकते हैं? जी मैम, बेसिकली हम इस मशीन से भी पानी एक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एयर से, हाँ। वो भी हम ड्रिंकेबल बना रहे हैं। अगर हम किसी एंड पे देखें फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो हमने इसके अंदर एक फ़ीचर ऐड किया है जिससे जो आपका एसी का वाटर है ड्रेनेज, आप उसको ड्रिंकेबल बना सकते हैं इस मशीन के ज़रिए। हम हुँ। उसके अंदर मिनरल डोजिंग और फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि वो पानी ड्रिंकेबल हो। और वो पानी हमने टेस्टिंग भी कराया ताकि वो ड्रिंकेबल है और उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। क्या बात है! तो आप लोगों को कितना टाइम लगा है इस मशीन को बनाते हुए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए? अल्टीमेटली मैम हमें इसमें 1 ईयर लगा है इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। 1 साल लगा है, ठीक है। और आप सिर्फ़ 3 स्टूडेंट्स थे जिनका ये प्रोजेक्ट था, जिन्होंने मिलकर काम किया है, या और भी टीम थी? हमारे बेसिकली सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे और हमारे सुपरवाइजर्स यूनिवर्सिटी के और टीचर्स कुछ हमें, जिन्होंने हमें हेल्प की। हम लोग बेसिकली, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था जो 1 ईयर हमें मैक्सिमम मिलता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। हम उस टाइम पे हमने इसको फ्रॉम स्क्रैच बेसिक ईच एंड एवरीथिंग, हमने इसकी डिटेलिंग हर चीज़ हमने खुद की है। तो इस तरह हमें इस पे टाइम लगा है। लेकिन अगर हम इन केस इसे स्टार्टअप के थ्रू या इसमें इन्वेस्ट करते हैं और हम इसे अगेन बनाते हैं, तो हमें लाइक इतना टाइम नहीं लगेगा इसको वर्क करने पे। अच्छा, तो इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है आप लोगों की? कितना खर्चा आया है इसके ऊपर, इस एक अभी प्रोजेक्ट के ऊपर? मैम जो इस प्रोटोटाइप जो आप देख रही हैं, इस पे जो हमारी कॉस्ट आई है वो 2 लाख आई है। और अगर हम इसको ओके। कमर्शियल लेवल पे लेके चलते हैं तो इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000। तो अगर इसको कह लें कि कमर्शियल करना हो और इसको बनाना हो दोबारा से कमर्शलाइज करने के लिए, तो उसके ऊपर लगभग कितना खर्चा आएगा? जी, बेसिकली अगर हम इन्हें जो है क्या कहते हैं कमर्शियल में जाते हैं, अगर हमें इन्वेस्टर्स मिलते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं, तो अगर बल्क में अगर हम कहें इसे बल्क में हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हम इसे और बेटर, मतलब इसकी हम प्रोडक्ट का और बेटर शेप कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि हम इसमें थोड़े से जो हमें ड्रॉबैक्स जो हमें दिखें थोड़ा शेप में, इसमें हम उसको और चेंज करके लाइक 1 लाख में ले सकते हैं। अगर हम बल्क में जाएँ इसे, हम इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्रोटोटाइप था उसमें 2 लाख हमें लगा, क्योंकि हमें पता नहीं था वेस्टेज आई है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें हमने अगेन एंड अगेन की है। लेकिन अब हमें आइडिया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम अराउंड 1 लाख के करीब ले जा सकते हैं। ठीक है जनाब, ये भी थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मशीन है जो बनाई गई है, ये घरों और दफातर या फैक्ट्रीज़ में नस्ब जो हमारे एसीज़ लगे होते हैं उससे निकलने वाले पानी को भी पीने के महफूज पानी से तब्दील कर सकती है। दूसरा ये कि जिसके लिए सिर्फ एसी के पाइप को इस मशीन के साथ हमने कनेक्ट करना है और उससे निकलने वाला जो पानी है वो 75 पैसे से 1 रुपये फ़ी लीटर लागत पर पीने के काबिल हो सकता है। तो ये इस मशीन
मशीन का कह लें कि फ़ायदा है, और अगर मार्केट में आ जाती है तो इसका और भी फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी है कि जनाब आप पानी को फ़िल्टर करके, और ख़ास तौर पर जो एसी में से पानी निकलता है उसको फ़िल्टर करके वो ड्रिंकेबल भी आप बना सकते हैं, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इनको हम लोग ख़ास विशेज़ आपके साथ हमारी। और यहाँ पे हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद अपने टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं। दिमाग हमारे जिस्म का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म की एक एक चीज़ को कंट्रोल करता है, और अगर यही दिमाग सही तरीके से काम ना कर पा रहा हो तो इससे हमारा पूरा जिस्म मुतासर होता है। इसीलिए दुनिया भर में 10 अक्टूबर यानी कि आज के दिन को आलमी तौर पर मनाया जाता है मेंटल हेल्थ डे के हवाले से। इस दिन को मनाने का मकसद है कि इंसान के उन अमराज के बारे में आगाही फैलाना जिनको हमारे माशरे में मर्ज समझा ही नहीं जाता है, जबकि हकीकत ये है कि दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब आबादी यानी कि हर 8 में से एक शख्स ज़हनी सेहत के किसी न किसी मसले का शिकार होता है। और ज़हनी सेहत में आम तौर पर या तो डिप्रेशन आ जाता है या एंजाइटी है, सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियां पाई जाती हैं। ज़हनी सेहत को संजीदगी से ना लेने का नतीजा ये निकलता है कि दुनिया भर में हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा ही तकलीफ़ दे अमल है। तो आज के दिन की मुनासबत से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम खुद इन मसाइल का शिकार हों तो ख़ुद को कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमारे आसपास जो हमारे मौजूद लोग हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब में हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे प्यारे वो लोग मौजूद हैं, उन लोगों में अगर इन अमराज को देखा जाए तो उन्हें इस मुश्किल घड़ी में कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान को भी बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेने के बराबर है। तो मेंटल हेल्थ डे के मुताबिक मुनासबत से हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सबा फयाज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मनाया जा रहा है, तो बताइए कि इस दिन का आज का स्लोगन क्या है, किस तरह इसको मनाना है, और आज की क्या एक उन्होंने बात बताई है इस हवाले से। अच्छा, एज आपने बताया कि 10 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ डे के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हम इस चीज़ को बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं कि अपने मेंटल पीस को जानना, अपनी सेल्फ के बारे में अवेयर होना जो है हम प्रमोट करते हैं। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग, मेरे समेत, आपके समेत, हम सब एक रेस में लगे हुए हैं, बस दिन में उठना है, काम करना है, और इन सारी चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो मेंटल पीस है वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, हम देखिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को तो हम बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। बीइंग अ फीमेल हमें पता है कि जी अच्छा सैलून जाना है, फेशियल कराना है, एंड बीइंग अ मेल भी फिटनेस में आपको पता है लड़के थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सो इन सब चीज़ों को तो हम देख रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट कि मेंटल हेल्थ, तो हमें पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है। सो बेसिकली इस दिन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम इट्स अ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम थ्रू अ कैंपेन हम लोगों में ये इस चीज़ की आगाही दें कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनका जो मेंटल पीस है, उनकी जो मेंटल कह लें कि वो पोजीशन है, ठीक है, या जो मेंटल लाइफ है उसको भी ग्रोथ और ग्रो करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ को पानी डालते हैं, खाना देते हैं, पानी देते हैं तो वो ग्रो करती है, इसी तरह मेंटल हेल्थ को भी ग्रो करना, उसको भी क्या चीज़ें आ जाती हैं मेंटल हेल्थ के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले ना डिसऑर्डर्स को समझने की ज़रूरत है। देखिए आपने शुरू में बात की कि एंजाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये 3 बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो हम आम जुबान में भी लोगों को मतलब पता ना हो, लेकिन वो यही कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया, या मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, और उसको पता ही नहीं है कि वो किन मसाइल की वजह से हो रही है। हम क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर पाते। आप देखें आपके सराउंडिंग्स पे कितने लोग हैं जो वेंटिलेट करते हैं,
कितने लोग हैं जिनके पास कोई सपोर्ट है जहाँ बैठ के वो ब्रीथ आउट कर सकें, बर्न आउट बाहर निकाल सकें, कुछ कभी कभार तो हमारे साथ खुद ही हो रहा होता है, इवन दो कि अगर एज अ प्रोफेशनल भी हम काम कर रहे हैं तो हमें भी नहीं समझ आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूँ तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी मैं खुद भी कभी कभी मुझे आई नीड अ स्पेस जहाँ पे मैं वेंटिलेट कर सकूँ। सो इस चीज़ की बहुत कमी है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, हमारे पास इतने इफेक्टिव लोग नहीं हैं जहाँ हम जो है वो वेंटिलेट कर सकें। मुनीबा, मैं ना एक चीज़ कहती होती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि एक ना सेल्फ रेगुलेशन टूल बनाएं, सेल्फ कॉन्सेप्ट टूल बनाएं। और ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप डेली करें। अच्छा, ठीक है, जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, हम रोज कपड़े चेंज करते हैं, सुबह उठते हैं हमें पता है कि हमने ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, अपने जो भी डेली के काम है वो हमारी एक रूटीन में है, हमें वो सीखने नहीं पड़ते। इसी तरह ये जो सेल्फ हेल्प टूल है इसको अपनी ज़िंदगी में एक एज अ टूल बॉक्स, एज अ टेक्निक, एज अ स्ट्रैटेजी ऐड करें। और इसमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक, फिज़िकल हेल्थ, ठीक है, फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करें। फिज़िकल हेल्थ पे फोकस, अच्छा खाना खाएं, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास ना इन चीज़ों का टाइम नहीं है, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, तो उसमें भी हम ये बात करते हैं कि सबके पास ना 24 घंटे ही हैं, जिसमें से 12 घंटे सबने अपने काम पे लगाने, ठीक है, और 12 घंटे जो है वो आपके पास मतलब रेस्ट के लिए या बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। सो उस 12 घंटे में ही हमने ये मैनेज करना है कि हमने 9 to 5 जॉब करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। सो खाने पीने का ध्यान रखें, कोई थोड़ा अच्छा वॉक करें, वेंटिलेट करने की कोशिश करें, अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश करें जिनसे जो आपके आप बात लिए कर सकें। सब आप ये तो हमने बात कर ली कि हर कोई इसका शिकार होता है किसी न किसी अपने लाइफ के फेज़ में। अब मसला ये है कि हम इसे कोप अप नहीं कर पा रहे होते, हमें समझ नहीं आती है कि चले अगर हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हैं तो हमने इसे निकलना कैसे है। हमें लगता है कि एक दफ़ा अब अगर हम इसका शिकार हो गए तो सारी ज़िंदगी हम इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। क्या ऐसे ही है, सारी ज़िंदगी हमें इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? नहीं मुनीबा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, हम साइकोलॉजी में ना हमारे पास एक बिहेवियरल डोमेन है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन और बिहेवियरल डोमेन। और ये डोमेन जो है वो साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव करती है कि हम अपने बिहेवियर्स को या अपनी कॉग्निशंस को, बेसिकली थॉट्स को, कभी भी थ्रू द प्रॉपर चैनल हम इसको चेंज कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द बिहेवियरल डोमेन तो हमारे पास ना इट्स एक स्ट्रीम होती है जिसमें हम एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एंटीसीडेंट्स आर द रूट ऑफ द बिहेवियर। तो हम पहले बिहेवियर का रूट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको इसके हवाले से बताती चलूँ कि हमारे स्कूल्स में जो बच्चों के मॉन्टेसरी प्लान्स अगर आप देखो ना तो वो इसी प्लान के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसमें हम बेसिकली रूट को देखते हुए बच्चों के बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बिहेवियरल डोमेन। इसी तरह अगर मैं कॉग्निशन की तरफ आऊँ तो कॉग्निटिव यानी थॉट्स को भी चेंज करना, उसमें भी हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, वन आफ्टर वन। मतलब अगर हो सकता है कि मेरे लिए एक टेक्निक वर्क करी है वो आपके लिए ना करे, और आपके लिए जो टेक्निक काम करी है वो मेरे लिए काम ना करे। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमने रूट एंटीसीडेंट को पहले फिगर आउट करना है, एंड देन वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमारे लिए कौन सा प्लान या कौन सी जो डिस्टॉर्शन है थॉट को जो कर रही है, उसके लिए हमने कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो फुलफिल हमें करेगी क्राइटेरिया को। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि सेल्फ हेल्प, मतलब ये तो हो गया ना कि एक थ्रू साइकोलॉजिस्ट, एक थ्रू प्रॉपर चैनल आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं कि खुद अपनी बाइस योर ऑन सेल्फ हम अपनी मदद आपके तहत अपनी थोड़ी सी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो उसमें यही है, मैं पहले भी आपको बताई थी कि सेल्फ हेल्प टूल बनाएं। सारे दिन में एटलीस्ट अपने आप को 10-15 मिनट दें और वो प्रोडक्टिव 10-15 मिनट होने चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि अपने आप को 10-15 मिनट दें, तो लोगों को लगता है कि कमरे में बैठ जाओ और फोन चला के बैठो, और वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि वो चीज़ और ट्रिगर और ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। आपको अंदाजा तो है नहीं कि आपका बैक ऑफ द माइंड कौन सा प्रॉब्लम ट्रिगर कर रहा है, और सोशल मीडिया पे अगर वैसे ही कुछ आपने वैसा देख लिया है तो वो एंजाइटी जो है वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो वो जो 10-15 मिनट
आधा घंटा आपने अपनी ज़ात के लिए डेली निकालने हैं, वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। उसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके माइंड को पीस प्रोवाइड करे। उसमें कोई आर्ट हो सकता है, कुछ पेंटिंग हो सकता है, जो भी आपको पसंद है, आप कोई वो भी कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपको लगता है कि ये आपका कंफर्ट जोन है। ये जब आप करेंगे तो आपकी जो बैड एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो कहीं पे जो है वाइप आउट हो जाएंगी। ठीक है। अदर थिंग इज कि अपनी सराउंडिंग में एक दो लोग ऐसे ढूंढें जो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम हो। अच्छा। जिनके साथ आप बात कर सकें, आप वेंटिलेट कर सकें, जिनके पास बैठ के आपको ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ भी आप खुल के सांस नहीं ले सकते, यहाँ पे भी आपको टॉक्सिसिटी जो है ना वो मिल रही हो। ऐसे लोगों से थोड़ा सा इज्तनाब करें, तो उससे दूर रहें। आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वैसे ही होता जा रहा है, और अगर आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते तो समझे कि आप तो फिर किसी और साइड पे चले गए। और एक और चीज, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव्स को अंडरस्टैंड करें। जो पॉजिटिव्स आपको पता है ना, देखें आप में से, हम में से कितने लोग हैं हमें अपनी पॉजिटिविटीज का नहीं पता होगा। तो आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं उनको मजीद मैक्सिमाइज करने की एक्सरसाइज करें, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि मैं तो हूँ ही बहुत बुरा या मेरे अंदर ये बहुत बुरी चीज है, कोशिश करें कि फिगर आउट करें कि हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम इनको अपनी डेली एक्टिविटीज के साथ 10-15 मिनट के एक्टिविटी में, मेडिटेशन के थ्रू इसको हम अगर अपनी ज़ात में ऐड कर लेना, तो दैट विल वेरी हेल्प यू आउट। एटलीस्ट आपको बहुत इनिशियल लेवल पे एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो कम कर सकती है डेली बेसिस पे। मैं इसको डिसऑर्डर वाले क्राइटेरिया में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डेली लाइफ में वर्क प्लेस बैलेंस करने के लिए, आपको घर के मामलात बेहतर करने। अच्छा, दूसरा सबब, हम जब भी किसी भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, या कोई डिसऑर्डर्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, इलनेस होती है, तो अगर हम उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं ये रिलेट करती हूँ, शायद ये जो हमारी ऑडियंस है वो भी रिलेट कर सके, कि हम अगर डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं, एंजाइटी या स्ट्रेस या किसी और चीज़ के, तो हम कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा फ़लाँ साइन एंड सिम्टम तो हमारे में भी है, फ़लाँ साइन एंड सिम्टम तो हमारे में भी है। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है कि अगर मैं डिस्कशन भी कर रही हूँ ना, तो मैं अभी आपसे पूछूंगी कि जी इसका साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, तो मुझे ये लगता है कि अच्छा ये तो मेरे अंदर भी है, ये चीज़ मेरे अंदर भी है। तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं, या हम सिर्फ उसको ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं? देखिए, माइंड जो है ना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, ठीक है। क्योंकि दिमाग अल्लाह मियाँ ने हमें, मतलब एज अ ह्यूमन हमारे पास ये एक ऐसा तोहफा है जिसका काम है सोचना, जिसका काम ही है थिंकिंग प्रोसेस। अब एज एन ह्यूमन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है। वो अपना काम कर रहा है, एज अ माइंड वो अपना काम कर रहा है, उसको उसके पास सलाहियत ही है सोचने की। बट एज अ ह्यूमन अब ये हमारी ऊपर, आप कह लें कि एक हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमने उसको पॉजिटिव ट्रेट्स में लेके जाना है या हमने उसको नेगेटिव साइड पे लेके कैसे। अब बहुत से लोग जो ओवर थिंकर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचों के अंदर गुम हो जाते हैं, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनके अंदर आना शुरू हो जाती है ओवर थिंकिंग कर करके, तो वो कहते हैं फिर हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कैसे करें, हम कैसे अपने ओवर थिंकिंग को जो है ना वो सही, या अपना माइंड किस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि वो जो हमारा सेल्फ हेल्प टूल है ना, वो जिसमें मैंने आपको 3-4 एक्टिविटीज बताई हैं, ये हमें इनिशियल लेवल पे बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, अब देखिए, एक बंदा है वो सिर्फ एक उसका वो एक्स्ट्रा थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग करता है, एंड उसके पास कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। अगर आप उसके थिंकिंग पैटर्न को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दें, उसको पेंटिंग का शौक है, आप उसको कहें कि वो अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करे, ठीक है, तो वो आधा पौना घंटे के लिए वो भूल जाएगा कि उसका दिमाग किस तरफ ओवरथिंक कर रहा है। तो ये एक रिक्रिएशनल जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि वी नीड टू फिगर इट आउट कि किस पर्सन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। ओवरथिंकिंग जो है वो दिमाग का काम है, वो उसने करना ही करना है। बट एज एन क्योंकि हमारे पास अक्ल है, शऊर है, हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि हम इसको डाइवर्ट किस तरह से कर सकते हैं। अपने लिए कोई बहुत अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटी ढूंढें जो सारे दिन में 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट आप करें। आप देखिए 15-20 मिनट कुछ भी नहीं है, बजाय इसके कि हम वही 10-15 मिनट अपने फोन को दें, हम अपने लिए थोड़ा सा अच्छा ये जो हमें ब्रीद इन करने में हेल्प करे। मेंटल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें मर्दों के निस्बत औरतों में क्यों ज़्यादा पाई जाती हैं? अच्छा, औरतों में ओवर थिंकिंग वाला जो पैटर्न है ना, ये ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें रेशो मेल्स में कम है। वो हमें इसलिए लगता है कि मेल्स जो हैं उनके पास वेंटिलेट करने के लिए उतना
एक्सपोजर नहीं है, मतलब हमारी एक सोशल स्टिग्माटाइज है कि मर्द बहुत जल्दी बात नहीं करता, या बहुत ही मतलब घर की सराउंडिंग्स में तो उन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं करनी होती ना। तो बेसिकली ये सोशल स्टिग्मा जो हमने अटैच किया हुआ ना, तो हमें इस वजह से ऐसे लगता है कि मेल इतना ओवरथिंक नहीं कर रहा, फीमेल जो है वो ज़्यादा ओवरथिंक करती है, जबकि व्हेन इट कम्स टू द प्रॉब्लम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, हाँ, अगर हम इसको इस तरह से रिलेट करें कि फीमेल ज़्यादा हाउस होल्ड चीज़ों में लगी रहती हैं, या वो जो घर का, सपोज एक घर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, अब रोज उसने वहीं रहना है, सुबह सो के उठना है, तो वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट ही है। लेकिन मेल के पास वेंटिलेट करने को एटलीस्ट वर्क, वो बाहर चला जाता है, कहीं दोस्तों से मिल लेता है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए बच्चे भी उससे दूर हो जाते हैं, और लेकिन मदर के ऊपर ये वाली या वाइफ के ऊपर ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट नहीं करती। ठीक है, अगर मदर थोड़ी देर के लिए बच्चों को कहीं छोड़ के चली भी जाती है, तो वो इन्वायरमेंट तो उसके लिए टॉक्सिक ही है ना। ये वाली जो कह लें कि पॉइंट्स है ना, वो इस वजह से भी हमें लग रहा होता है कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा ओवरथिंक करी होती है। सॉरी टू से, क्योंकि हर फीमेल का ओवरथिंकिंग का मसला है, तो उनके पास ना प्रॉपर वेंटिलेशन वाली स्पेस ही नहीं है, वो जिससे बात कर रही है वो भी ओवरथिंकिंग कर रही है, तो उसने भी तो अपने तरीके से ही उसको बताना है ना। तो ये वाला एक बहुत प्रॉब्लम है। मेल फिर भी कहीं ना कहीं उनके पास कोई पॉइंट होता है, कुछ भी नहीं होगा ना, वो कहते हैं चलो छोड़ो, आओ कोई बैठ के अच्छा खाना खा लें। फीमेल्स जो है वो घर की टॉक्सिसिटी पे बात करेंगी, फ्रेंड्स की टॉक्सिसिटी पे बात करेंगी, बच्चों के मामले में, तो वो जहाँ पे आपने थोड़ा काम होना होता है ना, वो चीज़ और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अगर इतनी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की कि हर घर में कहीं ना कहीं, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिसऑर्डर है, अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये स्ट्रेस भी है, तो फिर भी हम इसको इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं लेते हैं? हमें एक हल्का सा कट लग जाता है तो हम डर जाते हैं, हमारा फ्रैक्चर हो जाता है तो हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागते हैं, हमें पता होता है कि हमने इस पे जो है ना डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना है। लेकिन मेंटल हेल्थ, दिमागी मसला, जिसको हम मसला ही नहीं समझते हैं, क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हम इसको मसला नहीं समझते। हाँ, और इसकी जो साथ अटैच्ड है ना प्रॉब्लम, वो ये है कि हमने ना इसको सोशल स्टिग्मा बना लिया है कि अच्छा कोई हमें सराउंडिंग्स में कहे भी ना कि मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो हम कहते हैं क्या मतलब ये क्या बात कर रही है ना, हमने उस चीज़ को ना इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। एक तो ये मसला, और दूसरा मसला ये कि हर बंदा ही ये बात कहता है ना, इसलिए शायद उसकी वैल्यू कम हो गई है। अब देखो, डिप्रेशन एक अच्छा खासा बड़ा डिसऑर्डर है, और आम जुबान में लोग कह रहे होते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो गया, जिसको इसका डेफिनेशन भी नहीं पता वो भी कह रहा होता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये मसला है, क्योंकि हमने उसको डी वैल्यू कर दिया। हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको भी मतलब नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने इतना ये लफ्ज सुना है कि जब बच्चे कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये तो सबको ही है, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है। ये वाला मसला है कि हमने उसको सोशली इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया, उसकी डी वैल्यू उसको इतना कर दिया है कि हमारे पास कोई आए भी बात करने के लिए सराउंडिंग में, तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और दूसरा ये कि जो साइकोलॉजिस्ट है या जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, उसके पास तो हम जाना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ पे भी एक स्टिग्मा अटैच है कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जनाब आप पागल है तभी आपने डॉक्टर के पास जाना है। आपका मेंटल पीस बहुत जरूरी है। आप सिर्फ कैथारसिस के लिए, सिर्फ बात करने के लिए चले जाएं। अच्छा, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, उनकी फैमिलीज का एक जनरल होता है कि क्या कर रहा है एक साइकोलॉजिस्ट, मतलब आप सुन नहीं रहे हैं सिर्फ। अच्छा, ठीक है, तो आप देखें ना कि वैल्यू क्या है। जब तक आप किसी MBBS के पास जाते हैं, आपको वो पर्ची के ऊपर एक दवाई लिख के दे देता है, चाहे वो कोई प्लेसेबो, कोई पैनाडॉल लिख के दे दे, लेकिन एक दिमाग को तसल्ली हो गई, मुझे लिख दी। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट आपको 45-50 मिनट दे रहा है, आपके साथ एक पूरा सेशन कंडक्ट कर रहा है, और वो थ्रू प्लानिंग होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बस कोई भी आए और आके बोलना शुरू हो जाए। उसको हम थ्रू एक डायरेक्शन में थ्रू चैनलाइज करके लेके चलते हैं। लेकिन कॉमन बात ये कि अच्छा क्या सुन नहीं रही हैं आप बातें, अच्छा आप मुझे क्या कह देंगी, या आपके पास क्या हल है। ठीक है, तो वो जो ये वाला पॉइंट है ना कि कोई आपकी बात सुन रहा है और वो बेसिकली आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिखा रहा है, इसको लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं अच्छा, मेरे ख्याल से सब हमने सुनना भी छोड़ दिया हुआ है ना, इसलिए भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हम किसी की सुनने के बजाय हम अपनी करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमसे बोले जाए, अगला सुने ना सुने वो हमारे पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी बहुत गुड लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ मुनीबा, जब हमारे से कोई बात करता
होता है ना, बजाय इसके कि हम कोई अच्छा सजेशन दे, हम कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, उस बेचारे की बात वही रह जाती है, हमारी और हमारी अपनी कहानी और हमारे दुखड़े जो हैं वो अंदर ज्यादा ऐड हो जाते हैं, हम अपनी 2-4 और लगा बुझा के उसको बताते हैं, उसकी जो स्ट्रेस एंजाइटी कम होनी है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो इसलिए कोई अगर आपसे बात कर रहा होता है ना, तो सुकून के साथ, तसल्ली के साथ सुनने की कोशिश किया करें, ना कि अपनी मारा करें। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कितनी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, और इस पे सबा फ़ियाज़ हमारे साथ मौजूद थी। सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब कुछ फ़ज़ाई आलूदगी, हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस लाखों लोग सांस की बीमारियों और दिल के अमराज का शिकार होते हैं, और फ़ज़ा को महफूज रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हमें सोचना होगा कि हम बतौर एक शहर इस मसले से कैसे निमट सकते हैं। इसमें हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग देना होगा, ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल को कम से कम करना होगा, और ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिनसे जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें वाज़े कमी आ सकती हो। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मसनूई बारिशों की भी बात की जा रही होती है, मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक मौसर हल हो सकता है। बिकॉज़ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो मसनूई बारिशें हैं वो फ़ज़ा में मौजूद मुज़र ज़रात को कम करने में ज़रूर मददगार साबित होती हैं, लेकिन ये एक वक्ती हल है। हमें एक मुस्तकिल और तवील मुद्दती हल की तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि हम दरख्तों की तादाद में इजाफा करें, और वही एक देर पा चलने वाला सोल्यूशन भी है हमारे लिए। दरख्त ही हैं हमें इन ख़तरनाक इदादोशुमार से जो बचा सकते हैं। लाहौर में हर साल स्मॉग का मसला बढ़ता है, जिसकी एक बड़ी वजह है बेदरेग तामीरात और सन्नती फुजला। हुकूमत से जनाब हमारी ये दरख्वास्त है कि सन्नती इलाकों में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाए और उन पर अमल दरामद भी ज़रूर करवाया जाए। बिकॉज़ कवानीन मौजूद होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं हम लोग लैग करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जाती है। और माहौल की हिफाजत सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। तो फ़ज़ाई आलूदगी एक संगीन मसला है जिसे हल करने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। आज हमने इसी मौजू पर बात करना है, और इसी मौजू पर बात करने के लिए बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान हामिद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि DG इन्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन मज़र साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि माहिर माहौलियात है। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है। सबसे पहले डी साहब आप ही से बात कर लेते हैं। माहौल का मसला सिर्फ आज का नहीं है बल्कि कई सालों से ये चलता आ रहा है, और जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम सिर्फ सर्दियों में नहीं देखते फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती है, बल्कि गर्मियों में भी अब इसका सिलसिला जो है ना यूं ही बरकरार रहता है। तो क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हमारा? देखिए, फ़ज़ाई आलूदगी का मसला जैसे आपने बताया ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसके अंदर कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक सेक्टर नहीं है जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो। इसके अंदर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एमिशंस आती हैं, इसके अंदर हमारे वेहिकुलर एमिशंस आती हैं, इसमें स्टबल बर्निंग है, ये जो फसलों की बाकियात को आग लगा दी जाती है। इसके अलावा जो हमारे इनएफिशिएंट कंबस्शन के सिस्टम्स हैं, जो ये ओपन ये चूल्हे वगैरह और उसमें वो लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, वो ये सारे मामला आते हैं। फिर कुछ जगहों पे म्यूनिसिपल वेस्ट को आग लगा दी जाती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स स्टबल बर्निंग। ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जैसे आपने कहा कि पिछले 6 महीने से बहुत एक्टिवली काम कर रही है, और परहैप्स फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि स्मॉग को एक स्पेशल सेक्टर के तौर पे लिया गया है। और स्मॉग की एक्टिविटीज़ जैसे पहले हम देखते थे कि अक्टूबर से नवंबर तक चलती थी, अब पिछले 6 महीने से मार्च से ये काम जो है वो शुरू हुआ है। उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स के अंदर तो हमने इंडस्ट्रीज़ के साथ बात की, उनको अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवाना शुरू किए हैं ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंप्लाइंट हो जाएं हमारी इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। लाइकवाइज जो हमारी व्हीकल्स और फिर हमारी इन्फोर्समेंट एक्शंस चल रही हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि कंप्लाइंट नहीं होती उनको फ़ाइन किया जाता है, सील किया जाता है,
और अगर ज़रूरत पड़े तो डिमोलिश भी कर दिया जाता है। सो एक मैसिव डेमोलिशंस हुई हैं पिछले 6 महीने के अंदर उन नॉन कंप्लाइंट इंडस्ट्रीज़ की जिनको बार बार नोटिस दिए गए, बार बार फाइन्स किए गए, बार बार सील किया गया, लेकिन वो नहीं बात मान रही थी। तो फिर माहौल, चूँकि अगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट एक जगह पे कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहा है या अपना वो माहौल को ख़राब कर रहा है, तो उस पूरे एरिया के अंदर जितने लोग, हज़ारों लोग जो रह रहे हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें बादल नाखवास्ता ये एक्शंस करने पड़ते हैं, लेकिन वी हैव टू डू इट बिकॉज उन लोगों की सेहत, उन लोगों की उस पूरी कम्युनिटी की सेहत जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। हमारे 2 गेस्ट तो यहाँ पर मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सहर हैं जो कि स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल खैरियत से। अच्छा डॉक्टर सहर, माहौलियात जिसके ऊपर हमने बहुत मर्तबा आपसे भी बात की है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को किस तरह बेहतर बनाना है। हम तो चले इसमें रह ही रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम इसको कारआमद बना के जा सके, सेहतमंद बना के जा सके, किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे आप इसको? जी बिल्कुल। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ मे बी यूनिक फॉर पाकिस्तान, लेकिन ममालिक को अडॉप्ट कर चुके हैं, जिसमें क्रेडिट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम, जिसमें हम कार्बन फुटप्रिंट्स को अपना काम करते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो भी स्मोक की सिचुएशंस हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की तरफ से मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तकरीबन 83% जो स्मोक है दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इटसेल्फ। किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है? अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ चेंजेस लाकर, इस सिस्टम में कुछ चेंजेस लाकर अपने स्मोक का लेवल कम कर सकते हैं। जिसमें इन माय पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट इज माय हम्बल कंट्रीब्यूशन, माय सजेशन इज कि आप जितने भी वो लोग जो कि इस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर करें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड कार्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसा आप समझ लें निज़ाम करें जिससे कुछ फ़वाइद हासिल हो। अच्छा, वो फ़वाइद इस तरह से हो सकते हैं कि या तो उनको पार्किंग फ्री मिल जाए, इसके अलावा उनके लिए कोई लेन जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर दी जाए, एलोकेट कर दी जाए जब वो ट्रांसपोर्ट में रोड्स पर। इसी तरह से तीसरा, कोई ग्रोसरी या यूटिलिटी स्टोर पर उनके लिए कोई वाउचर जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। सो इट कैन यू कैन से वन ऑफ द वे जिसमें हम उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, बल्कि हम लोगों के लिए वो तमाम लोग जो कि इस टाइम पर अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम उनको भी इस तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़वाइद हम दे रहे हैं। तो वो जो मुआशी तबकात हमारे बन चुके हैं सिस्टम में, एक तो वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। इसी पॉइंट को हम डीजी साहब की तरफ भी लेके चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनको ये कैसी तजवीज़ लगी है आपकी। और दूसरा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमें अग्रेसिवली अब इसके ऊपर काम करना होगा, जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि अगर नासा की वो एक ओवरव्यू लिया जा रहा है कि सिर्फ हम अक्रॉस द बॉर्डर उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, हमारे विद इन द सिटी भी, विद इन द कह लें कि प्रोविंस भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तो व्हीकल का प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है कि हमारा जो एक डिपार्टमेंट है सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, जो पूरे लाहौर को केटर कर रहा है, देखता है, ओवरलुक करता है, वो आपके लिए बहुत कह लें कि बेनिफिशियल साबित हो सकता है कि अगर वो आपके साथ ताउन करे और कहाँ पर ये कूड़ा जलाया जा रहा है या बाकी चीज़ें हो रही है, तो वो आपके लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। बाकी कोऑर्डिनेशन में है कि नहीं है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने इस बार एक होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच की है। जितने डिपार्टमेंट साइलोज में काम कर रहे थे उनको वेल इंटीग्रेट कर दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ हमारा बहुत क्लोज लाइजान है, परहैप्स फर्स्ट टाइम एवर। और इसमें बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी की पॉइंटेशन के ऊपर हमने सेफ सिटी अथॉरिटी के एमडी को रिक्वेस्ट की। एमडी साहब को हमने कहा कि जी जो गाड़ियाँ धुएँ दे रही हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बसेज़ हैं, जो ट्रक्स हैं, उनका डेटा हमें दें ताकि हम उनके लाहौर की तरफ रूट परमिट्स कैंसिल करवा सकें। और पिछले 1.5 महीने में 26 ऐसी गाड़ियों के रूट परमिट्स कैंसिल हुए हैं जो कसूर से और उकाड़ा से और शेखुपुरा से आ रही थी और आके ये धुआं देती थी, वो अब लाहौर में एंटर नहीं हो सकती बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर रूट परमिट्स।
बाकी जहाँ तक बात है गवर्नमेंट तो देखिए अपना अच्छा, काम। दूसरा गाड़ियों की आपने बात की डीजी साहब, दूसरा मैं ये भी बता दूं जो हमारी पंजाब हुकूमत की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है ना, जिसमें स्पीडो भी आ जाती है, मेट्रो भी आ जाती है, उसमें भी मेंटेनेंस के इतने प्रॉब्लम है कि वो भी धुआं छोड़ रही है। देखिए सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां नहीं है, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ये मसला है। एग्जैक्टली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने गवर्नमेंट की व्हीकल्स पे स्पेशली टारगेट किया हुआ है। अच्छा, और स्पीडो बसेस को हमने फ़ाइन किया ठीक फर्स्ट है। टाइम एवर। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की बसेस को हमने फ़ाइन्स किए। स्पीडो बस को हमने 7 डेज़ का एक नोटिस सर्व किया है अभी ओके। कि जी आप अपनी मेंटेनेंस करवा लें, अदरवाइज़ फिर हमें मजबूरन सख्त इकदाम लेना पड़ेगा। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को हमने रिक्वेस्ट की है, 7 डेज़ का नोटिस है कि जी 7 डेज़ में आप ये अपनी, क्योंकि हम पहले टाइम देते हैं ताकि लोग खुद करवा लें। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हर शख्स को, हर शहरी को अब इसमें हमारे साथ मिल के चलना है। बेशक ऐसे ही है। गवर्नमेंट हर गाड़ी चेक, देखिए 83 लाख गाड़ी अगर लाहौर बिल्कुल में ऐसे चल ही रही है, है और 30% ऐसी गाड़ियां जो कि अनफिट है, जो कि unfit सड़कों हैं, पर हैं, तो आप किस किस को चेक करेंगे और किस किस को बंद करेंगे? तो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी व्हीकल है, मैं आप यकीन करें मैं अक्सर पढ़े लिखे लोगों से सवाल करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, कभी हम स्मॉग में बैठे बात कर रहे हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग, तो कभी हम ये क्वेश्चन करें कि यार आपने देखा है कि आपकी गाड़ी का लास्ट मोबाइल कब चेंज हुआ था, कभी रीडिंग चेक की है? तो बिलीव यू मी जनरली आंसर होता है जी ये तो ड्राइवर्स कर देते हैं, हमें अच्छा। नहीं इतना पता होता। अच्छा। सो कहने का मतलब है कि अब हर शहरी को जिम्मेदारी लेके, अपनी गाड़ी है तो गाड़ी की ठीक है। मेंटेनेंस टाइम पे करवाएं। अगर आप ऑफिसेज में काम करते हैं तो अपने ऑफिसेज की जो एमिशंस हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उसकी एमिशंस को ठीक करें। ठीक है। अगर आप फार्मर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो स्टबल बर्निंग ना करें। अगर आप इवन मैं कहता हूँ घर में भी बैठे हैं तो आग ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि जब आग, चूल्हे की आग तेज़ चल रही होती है, आप देखें हमारे तो केतलियाँ नीचे से काली हुई जल होती जाती हैं हैं। क्योंकि वो आग इतनी तेज़ होती है और वो अल्टीमेटली अनबर्न्ड जो होता है कार्बन वो हवा में जा रहा होता है। और लाहौर के अंदर जितने चूल्हे एक वक्त में चलते हैं, सिर्फ अगर हम ये आग को ही जो चूल्हे की आग है उसको ही थोड़ा सा डिम कर लें तो उससे भी एक डिफरेंस जो है वो, क्योंकि हर कतरे कतरे ने मिल के हमें हर जगह पे जाके हिट करना पड़ेगा। सो ये एक पूरी सोसाइटी को मिल के कदम उठाना। मैं डॉक्टर साहिबा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ट्रांसबाउंड्री इश्यूज हो सकते हैं, बट वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर एज वेल। वो बहुत जरूरी कि है। पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, फिर किसी और को ब्लेम करना चाहिए। तो डॉक्टर नशीन, आप लोगों की रिसर्च क्या कहती है? आप लोगों ने स्टडी की है इस सारे माहौल के ऊपर, वो क्या कहती है? क्या क्या हमारे पास ऐसी तजावीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर फौरी तौर पर अभी से हम लोग काम करेंगे तो आगे जो आने वाला हमारा जो मौसम है, जो सर्दियों का मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाती है, उससे हम बच सकते हैं? मुनीबा, हम चूँकि एकेडमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, तो अभी सर के साथ बात हो रही थी कि मैं टाइम एंड अगेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यही बात कर रही हूँ कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो गैप है उसको ब्रिज करना है। ठीक है। एकेडमिया साइलॉस के अंदर रिसर्च परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारी फाइंडिंग्स पॉलिसी तक इसलिए नहीं पहुँच पाती क्योंकि एट द टाइम ऑफ द कंडक्ट ऑफ दिस रिसर्च हमने एक्सपर्ट से समटाइम्स गाइडेंस नहीं ली होती, या समटाइम्स इन तक रसाई मुमकिन नहीं होती, या समटाइम्स हमें रिक्वायर्ड डेटा सेट्स नहीं मिलते, तो हम खुद पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए अभी ईपीडी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ कोलैबोरेशन, एक किस्म के हम वर्किंग ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि ईपीडी जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइज ऑन करेगा। अभी तक की अगर आप बात करते हैं तो हम लोग पीएचडी और एमएस लेवल के ऊपर स्मॉग पर रिसर्च तो करवाते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो बेसिकली दुनिया की रिसर्च से इंस्पायर्ड होती हैं। स्मॉग इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना, लंदन स्मॉग से ये फिनोमिना स्टार्ट हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। फिर हमारे पास बीजिंग स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े मेगापॉलिटन्स के अंदर ये इश्यूज होते रहे हैं। लेकिन अगर हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो जिस फिनोमिना से हम पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं ये दिनों में ख़त्म हो जाएगा, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। इसमें पूरी जिस तरह सर ने कहा कि कौम को मिलकर एफर्ट करनी पड़ती है, एंड इट टेक्स डेकेड्स टू वर्क अलोंग। लेकिन अच्छा, इस पे वो जो आर्टिफिशियल रेन की भी बात की जाती है कि अगर हम वो कर ले तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। क्या वाकई फायदा होगा या सिर्फ हम लोग वो जो एक एक्सपेंस है हमारा वही बढ़ेगा? जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे अपने प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुनव्वर साबर पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो खुद इस बात को कोट करते हैं कि इसकी सिंगल एपिसोड के ऊपर तकरीबन 40 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट आती है, जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है।
तो इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो और गवर्नमेंट के पास इतना बजट हो, तो यस इट्स अ गुड सोल्यूशन, बट इट इज़ अ वेरी टेम्पररी रिलीफ कि ये एयर क्वालिटी को कुछ दिनों के लिए बेहतर करेगा. इट्स गोना बी द सेम बैक अगेन विद इन 2 or 3 days. क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने 2 दफ़ा इसका एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो हमने कोलैबोरेशन में किया था, उसमें हमारे पैसे नहीं लगे थे. Exactly. तो मैं सर की बात से इत्तेफाक करूंगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल टाइम डिपेंडिंग अपॉन द आर्टिफिशियल रेन व्हिच इज नॉट अ बजट फ्रेंडली सोल्यूशन भी नहीं है वो, परमानेंट, हमें इंटरनेशनल जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए कंबाइंड सिविलियंस को और गवर्नमेंट को सेम लाइंस के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें. ठीक है, डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर इमरान हामिद शेख साहब डीजी एनवायरनमेंट हैं. सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला और हमें वक्त दिया, और प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन मज़हर ने भी हमें ज्वाइन किया था. डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया. और माहौलियाती आलूदगी के ऊपर हम बात कर रहे थे. उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ आप लोगों को ज़रूर, आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी कि सिर्फ गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, हमें भी उनके साथ ताउन करना चाहिए. अब कुछ मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं, और कुछ पॉजिटिव ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं मईशत के हवाले से. और मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्रेडिट लिया है कि महंगाई की शरह 9.6% तक आ गई है, लेकिन आम आदमी अब भी इसके समरात से महरूम है. वज़ीर ख़जाना ने भी शरह सूद में कमी कर दी, और वो भी अच्छी खबरों की नवीद सुना रहे हैं. सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? स्टॉक एक्सचेंज 84,000 की हद अबूर कर चुकी है, लेकिन ताजर मुतमईन है या नहीं है? आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि वाकई मशरक़ के हवाले से जो अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं उसमें कोई सदाकत है या नहीं है. तो इस पर हमें खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर हमने बात करनी है. इस पर बात करने के लिए काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के. काशिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं. जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से, शुक्रिया. काशिफ साहब, मईशत के हवाले से कहीं ना कहीं अब हमें स्टेबल होने की और बेहतर होने की खबरें सुनाई दे रही हैं. खुश होना चाहिए हमें इसके ऊपर, या अभी भी कहीं ना कहीं हमें दूरअंदेश होना चाहिए? नहीं, आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं. ठीक है. और उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है कि इंटरेस्ट रेट में कमी आई है और पेट्रोल की कीमतें कम होनी शुरू हुई हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक जनरल पब्लिक को नहीं मिला. एक आम शख्स जो है वो अभी भी वैसे ही बिलक रहा है, वो अभी भी वैसे ही कह रहा है कि मैं अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, कि महंगाई अभी भी उतनी है. बिल्कुल ऐसा ही है. देखें, ये इम्पैक्ट आम आदमी को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपकी बिजली का रेट वही है, आपका जो गैस का रेट है अभी आपका वही है, आपका जो टैक्सेशन के मैयर्स हैं, जो टैक्स के रेट्स हैं, वो पिछले अदवार से बढ़ चुके हैं, तो वो इम्पेक्ट आगे ही आना है. आपका जो डॉलर और रुपये की स्टेबिलिटी है वो अभी तक 280 के पास ही है. तो मैं ज़ाती तौर पे एक बात ये समझता हूँ कि अगर आप आम आदमी को इम्पेक्ट देना चाहते हैं और आप आम आदमी को सहूलत देना चाहते हैं, तो जब तक आपका रुपया मजबूत नहीं होगा तब तक आप अपनी आवाम को बेनिफिट नहीं दे सकते. अब अगर हम ये कहें कि हमारे मुल्क के अंदर फ़ॉरेन रेमिटेंस बढ़ती जा रही है, हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं वो पैसे भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर हम ये कहें कि हमने इंपोर्ट को रोक लिया है और हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा रहे, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और हमें अपनी इंपोर्ट को कम करना है बाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बाय लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन. वो जब तक हम नहीं करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने मुल्क के अंदर रोज़गार देना है. कैसे लोग तो यहाँ पर पैसा लगाते हुए भी अब सोच रहे हैं, मैं तो 10 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सोच रहे हैं कि हम अपने इंडस्ट्री लगाएं यहाँ पर पाकिस्तान में, अपना पैसा लगाएं कि ना लगाएं. ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे हर तीसरा बच्चा जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है. बिल्कुल. कवानीन ऐसे हैं. मैं अगर IT इंडस्ट्री की यहाँ पर बात करूँ तो बहुत स्कोप है. हम ये बात भी कर रहे हैं कि हमने अपनी IT सेक्टर में अब हम 4 बिलियन तक चले गए, इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस सेक्टर को बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. वो रेमिटेंसेस अपने मुल्क के अंदर नहीं मंगवा सकते, वो रेमिटेंसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्होंने स्टेट बैंक उन्हें पैसे इस्तेमाल नहीं करने देता. नॉर्मली अपने पैसे हैं जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. और जो सबसे, मैं तो समझता हूँ जो सबसे अफसोस वाली बात है
कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है और हम फॉरेन रिजर्व्स आने भी नहीं देते। हमने फॉरेन रिजर्व्स पे भी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। अब एक आईटी इंडस्ट्री का ऐसा बच्चा जो अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, जब उसे पेमेंट्स करनी है तो उसे अल्टीमेटली जो बाहर की कंपनीज हैं लाइसेंसेस के लिए उन्हें पेमेंट करनी है, वो पेमेंट कर नहीं सकता। अब वो क्या करते हैं, वो दूसरे ममालिक के अंदर अपने अकाउंट्स खोलते हैं, इनडायरेक्टली जो है ना वो इनडायरेक्टली। अब वो इस मुल्क के अंदर उतनी रेमिटेंसेस मंगवाते हैं जितनी उन्हें चाहिए होती है अपने स्टाफ की पेमेंट को देने के लिए, अपने अखराजात को पूरे करने के लिए। उससे जो सरप्लस अमाउंट होती है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आती। तो देखें, हमारा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं होता, हमारा मकसद उस इशू को हाईलाइट करना होता है ताकि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बनाए कि मुल्क के अंदर आपके वो इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। तो क्यों नहीं बनाई जा रही है ऐसी फ्रेंडली, मैं कहूँगी फ्रेंडली पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई जा रही है? मतलब ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स उनके पास हैं, तो क्या ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक आम आदमी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या ये चीज़ें उनको समझ नहीं आती है? मैं ये नहीं कहता कि उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन शायद वो भी मजबूर हैं, उनके कुछ टारगेट्स इस तरह से हैं, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है। अब देखिए, अगर मैं एक ताजिर हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएँ, आप हमसे टैक्स ले लें। देखें, अगर आप ये कहें कि आप हर ताजिर को ये कहें कि वो अपने आप को पूरे का पूरा गवर्नमेंट को दिखा दे, वो नहीं दिखाएगा, ऑब्वियसली वो नहीं दिखाएगा। वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उनका हाल बहुत बुरा है। बिल्कुल। दूसरी बात, अब हम नॉर्मली एक सवाल ये करते हैं कि जो टैक्स का पैसा भी हुकूमत के पास आता है, क्या एक आम आदमी को ये कॉन्फिडेंस है कि वो सारे का सारा पैसा आवाम के ऊपर लगता है? जब आप ये बात कहेंगे और हमारे हेड ऑफ स्टेट्स ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान में पैसा गबन हो जाता है, इस मुल्क से पैसा बाहर चला जाता है, इस मुल्क में पैसे का इस्तेमाल ठीक नहीं होता, तो ये तो आप खुद साबित कर रहे हैं ना, मैं तो साबित नहीं कर रहा। तो जब हमारा दिया हुआ पैसा आप इस मुल्क से बाहर ले जाएंगे तो और आप हमें ये कहेंगे कि पैसा और दो, तो हम क्यों देंगे? बिल्कुल ठीक है। फिर जब आप स्कैंडल्स ऐसे निकालेंगे कि आईपीपी को हम पैसा देते हैं इस इतनी सोच का कि हम इतने मेगावाट बिजली बना सकते हैं, तो चलो इसके पैसे दे देते हैं। और आप ये पैसा साल 2 साल से नहीं दे रहे, आप कई सालों से दे रहे हैं, कितने डेकेड्स हो गए हैं आप वो दे रहे हैं। तो वो पैसा आप कहाँ से दे रहे हैं? वो पैसा आप हमारा दे रहे हैं, जेबों से दे रहे हैं। अब जब आप हमारे लिए देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए है, ठीक है, टैक्स सबको देना चाहिए है, रिटर्न फाइल करनी चाहिए है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आज मुझे ये कहें कि जनाब हमने किया बंद, अब देखें हमारी पॉलिसी कैसी है। आपने चलते चलते आप अभी आकर आपने सितंबर में ये कहा कि जनाब जो नॉन फाइलर थे वो ख़त्म हो गए। हाँ, ऐसे तो नहीं होता ना, आप उन्हें थोड़ा सा टाइम तो दें कि भाई आने के लिए। आप एक वेरी फाइन मॉर्निंग आप सोए हैं रात में और वेरी फाइन मॉर्निंग आपने कहा जी सुबह ये पॉलिसी ये होगी, को इम्प्लीमेंट कर ये इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। अच्छा, तो जब आप ऐसी पॉलिसीज लाएंगे तो फिर तो देखें, हमें तो यहाँ एक ताजिर को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, चलें आप मेरी राय ना लें, आप बाकियों से पूछ लें, क्या उन्हें ये पता है कि कल क्या होना है? नहीं, क्या उन्हें ये पता है कि साल के बाद अगर हम ये पॉलिसी बना रहे हैं तो साल के बाद हमारा क्या हाल होगा? टैक्स के मैयस कैसे होंगे, पॉलिसीज कैसी होंगी, हमारे साथ कैसे बिहेव किया जाएगा? हमें तो यही नहीं पता। और फिर जिस मुल्क के अंदर, देखें ये हमारा मुल्क है, हमें तकलीफ होती है जब इस मुल्क को बुरा कहा जाता है या इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई बात करता है। क्या आज से पहले हमें जितनी देर पाकिस्तान को बने हो गए हैं, क्या कभी ये हुआ कि एक सूबे का वजीर आला चढ़ाई करने के लिए जा रहा है? यार ये मजाक है। अब आप कर क्या रहे हैं? आप अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा, देन क्या इंप्रेशन दे रहे हैं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को? क्या इंप्रेशन दे रहे हैं आप फॉरेन इन्वेस्टर को? क्या इंप्रेशन दे रहे हैं आप लोकल इन्वेस्टर को कि आपके मुल्क में एक सूबा आपके कैपिटल के ऊपर हमला करने को जा रहा है? तो व्हाट डज इट मीन? अगले तो यही कहेंगे ना कि इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, जंग चल रही है इस मुल्क के अंदर।
आपके पॉलिटिकल पार्टीज आज भी एक पेज पे नहीं हैं। तो जब आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल तब स्टेबिलिटी तक आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ट्रैक पे चढ़ना शुरू करते हैं, हमारे नीचे से जनाब वो सीढ़ी खींच ली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो हमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज को लाना चाहिए। और एक और मैं शुरू से एक बात ये कहता हूँ, ऐसा अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जब तक आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको सिस्टम के अंदर नहीं लेकर आएंगे, उसको हमने सिस्टम के बाहर नहीं रखना, उसको सिस्टम के अंदर लाना है ताकि वो पैसा कंट्रीब्यूट करे। और अगर आप उस पैसे को इस सिस्टम के अंदर नहीं लेकर आएंगे, वो पैसा जो कि मुल्क से जा रहा है बाहर जा रहा है, ठीक और है, चला जाएगा। हाँ। और चला जाएगा, तो सख्तियां आपके लिए होंगी और मेरे लिए होंगी, एक आम आदमी के लिए होंगी। अच्छा, दूसरा जिसे मैंने बात की कि पाकिस्तान आ रहा है वफ्द सऊदी अरब का, उससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? और दूसरा IMF के साथ भी हमारी डील चल रही थी, उसका भी पैसा हमें मिल जाना है, पहली किस्त मिल जानी है, तो उसका भी कोई फ़ायदा होने वाला है? देखिए, these are all positive या फिर ये लार्जर स्केल पे फ़ायदा होगा, ये आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचे? देखिए, अब बात ये है कि हुकूमत को पैसा मिल गया। अब हुकूमत ने वो पैसा जो अदा किया, वो कहाँ अदा किया? पिछले जो कर्जा ले रखा था उसका इंटरेस्ट अदा किया, या वो पैसा आपने आवाम पे लगाया, या आपने गाड़ियाँ खरीद ली। हाँ। तो अगर आपने उस पैसे से, जब आपके घर में आपका जब एक बजट होता है, आप उस बजट को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सरप्लस कितना है, आप एक्सपेंस कितना कर सकते हैं, तो ये तो अब हुकूमत को फैसला करना है, लेकिन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अच्छा, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।